ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल पर रखी मैगजीन देना। पढ़ूंगा तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। रमाशंकर जी ने अपने कमरे से आवाज़ लगाई। आराम से कुर्सी पर वह लगभग लेटे हुए थे और खुद उठकर बाहर जाने का उनका मन नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों आज इतनी उदासी छाई थी। खालीपन तो पत्नी के जाने के बाद से उनके अंदर समा चुका था, पर कट रही थी जिंदगी बच्चों को पालते हुए। सविता की तस्वीर की ओर उन्होंने देखा, बाहर ड्राइंग रूम में लगाई थी। उन्होंने उस तस्वीर को उसे अपने पास रखना चाहते थे, वैसे ही जैसे इस कमरे में माँ उनके साथ रहा करती थी जाने से पहले। रिया तो उनकी एक आवाज़ पर बचपन से ही दौड़ कर काम करने की आदी थी। सविता के गुजर जाने के बाद वे उस पर ही पूरी तरह से निर्भर हो गए थे। बेटा तो शुरू से ही उनसे दूर रहा था, पहले पढ़ाई के कारण हॉस्टल में और फिर बाद में नौकरी के कारण दूसरे शहर में। एक सहज रिश्ता अपने बेटे के साथ ही बन ही नहीं पाया था। हालांकि वह जब भी आता था पापा की हर चीज़ का ख्याल रखता था, ज़रूरत की चीज़ें जुटा कर जाता था ताकि पापा और रिया को कोई परेशानी न हो। बेटे ने जब भी उनके पास आना चाहा, न जाने क्यों वह एक कदम पीछे हट जाते थे। एक अबुझ सी दीवार खिंच जाती थी। न कोई नाराज़गी थी और न ही कोई शिकायत थी, फिर भी, और इसका कारण वो खुद भी समझ नहीं पाते थे और न ही बेटा समझ पाता था। सविता की मौत की वजह भी नहीं थी, फिर भी उन्हें लगता था कि अगर वह उन छुट्टियों में घर आ जाता तो सविता कुछ दिन और जी लेती। हॉस्टल में फुटबॉल खेलते हुए उसके पाँव में फ्रैक्चर हो गया था और उसके लिए यात्रा करना असंभव था। छोटा ही तो था, 6ठी क्लास में, घर से दूर था, इसलिए चोट लगने पर घबरा गया था। बार बार उसे बुखार आ रहा था और अकेले भेजना संभव नहीं था। और रमाशंकर सविता की ऐसी हालत में रिया के भरोसे उसे लेने भी नहीं जा सकते थे। यह मलाल भी उन्हें हमेशा सताता रहा कि काश वह चले जाते तो माँ जाते जाते अपने बेटे को देख तो लेती। वह 2 साल से कैंसर से जूझ रही थी, तभी तो समर को हॉस्टल भेजने का निर्णय लिया था। यही तय हुआ था कि 2 साल बाद जब रिया भी 5वीं क्लास में आ जाएगी उसे भी हॉस्टल भेज देंगे। आखिरी दिनों में रिया को सीने से चिपकाए सविता समर को ही याद करती रही थी। समर ने भी बड़े होने के बाद रिया से कहा था, पापा मुझे लेने आ जाते या किसी को भेज देते तो मैं माँ से मिल तो लेता। रिया जो समय से पहले ही बड़ी हो गई थी, इस प्रकरण से हमेशा बचने की ही कोशिश करती थी। बेकार में दुख को और क्यों बढ़ाए जा रहे हो? किसकी गलती थी? किसने क्या नहीं किया? इसी पर अटके रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? माँ को तो जाना ही था। दोष देने और खुद को दोषी मानना फिजूल है। तभी से वह उन दोनों के बीच की कड़ी बन गई थी, जाने अनजाने में। पापा को लेकर हालांकि समर ने कभी भी विरोधात्मक रवैया नहीं रखा था और न ही रिया को लेकर कोई द्वेष था मन में। भाई बहन में खूब प्यार था, एक सहज ही रिश्ता भी था। कभी रूठना मनाना, लड़ाई झगड़ा, अपनी बातें शेयर करना, जैसा कि आम भाई बहन के बीच होता है। लेकिन पापा और भाई की यही कोशिश रहती कि उसके द्वारा एक दूसरे तक बात पहुंच जाए। यह कहना गलत ना होगा कि रिया पापा और भाई के बीच एक सेतु का काम करती थी। उसके माध्यम से अपनी अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना उन दोनों को ही आसान लगता था। कभी कभी रिया को लगता था कि उसकी वजह से ही पिता पुत्र 2 किनारों पर छिटके रहे हैं। वह ऐसी नदी बन गई है जिसकी लहरें दोनों किनारों पर जाकर बहाव को यहाँ वहाँ धकेलती रहती है, लेकिन दोनों किनारों के बहाव को चाहकर भी आपस में एक कर पाने में असमर्थ रही है। बचपन की बात अलग है, तब उसे उन दोनों के बीच माध्यम बनने में बहुत आनंद आता था। लगता था कि वह बहुत समझदार है। माँ भी बहुत हंसा करती थी कि देखो चुटकी को बड़ा बनने में कितना आनंद आता है। अरे अभी से
क्यों इन पचड़ों में पड़ती है? बड़े होने पर तो जिम्मेदारियों के भारी भारी बोझ उठाने ही पड़ते हैं, वह अक्सर कहती। लेकिन उसे तो पापा और भाई दोनों पर रोब झाड़ने में बहुत मज़ा आता था। पर अब जिंदगी और रिश्तों के मर्म को समझने के बाद उसे एहसास हो चुका था कि उसका माध्यम बने रहना कितना गलत है। दूरियां तभी खत्म होंगी जब वह इनके बीच में नहीं होगी, पर उसके बिना जीने की कल्पना दोनों ही नहीं करना चाहते थे। तो कुछ समय के लिए रिया शहर से बाहर चली जाती है। आवाज़ लगाने के बाद रमाशंकर को अपनी भूल का एहसास हुआ। रिया तो अब है ही नहीं यहाँ। ये लीजिए पापा जी। आरती ने जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी, मैगजीन लेकर तुरंत उनके कमरे में उपस्थित हो गई। पापा जी, और कुछ चाहिए? उसने बहुत ही शालीनता से पूछा। नहीं, कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूँगा। भूल गया था पल भर को कि रिया नहीं है। तिरस्कार, कटुता, क्रोध, मिश्रित त्रिछवर्ण स्वर और चेहरे पर फैली कठोरता, इस तरह की प्रक्रिया और व्यवहार की आरती को आदत हो गई है। अब पापा उससे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, पर वह अपना फर्ज निभाने में कभी पीछे नहीं हटती है। आरती समझती है कि रिया की कमी उन्हें खलती है, इसलिए बहुत खिन्न रहने लगे हैं। आखिर बरसों से रिया पर निर्भर थे, वह उनकी हर आदत से परिचित है, जानती है कि उन्हें कब क्या चाहिए। रिटायर होने के बाद से तो वे छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ही उखड़ने लगे हैं। शुरुआत में आरती को बुरा लगता था, पर अब नहीं। शादी हुए 1.5 साल ही हुए हैं और 1 साल से रिया यहाँ नहीं है। पता नहीं क्यों दूसरे शहर की नौकरी को उसने प्राथमिकता दी, जबकि यहाँ पर भी ऑफर थे उसके पास नौकरी के। कुछ तो वह इसकी वजह समझती थी। रिया कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं करती थी। आरती ने तब मन ही मन उसे सराहा भी था, पर उसके जाने की बात वह सहम भी गई थी। कैसे संभालेगी वह घर को, पिता पुत्र के बीच के पसरे ठंडेपन को? कितने कम शब्दों में बातचीत होती है। बाप रे, वह तो अपने पापा से इतनी बातें करती थी कि सब उसे चैटर बॉक्स कहते थे। उसका भाई भी तो पापा से ही चिपका रहता था, और माँ दिखावटी गुस्सा करती है। माँ से तो हम दोनों को कोई लगाव ही नहीं था, ऐसा लगता था, पर भीतर ही भीतर बहुत खुशी महसूस करती थी। बच्चों का पिता से लगाव होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माँ से प्यार और आत्मीयता का संबंध सहज और स्वाभाविक ही होता। उसके लिए प्रयत्न नहीं करने पड़ते। उस पर ठहरी वह एक विजातीय लड़की, अर्थात उसके बिरादर की नहीं थी। बेटे ने भी लव मैरिज कर ली थी। यह बात भी पापा को बहुत खटकती है। आरती जानती है कि वह तो रिया ने स्थिति को संभाल लिया, वरना समर उससे लेकर अलग हो जाने पर अड़ा था। दोनों के बीच की कड़ी रिश्तों पर किसी तरह पाबंद लगा दिया था। आरती भी शादी के बाद रिया पर बिल्कुल निर्भर थी। ननद भाभी से ज़्यादा उनके बीच दोस्ती का रिश्ता अधिक था। जब उसने समर से शादी करने का फैसला लिया था तो माँ के मन में आशंकाएं थी। इतने समय से रिया ही घर संभालती आ रही है, पूरा राज उसका है, कहीं वह तुम्हें तुम्हारे अधिकारों से वंचित न कर दे। समर भी तो उसकी कोई बात नहीं टालता है, जबकि वह उससे छोटी है। कहीं सास बनने की कोशिश न करे, संभल कर रहना और अपने अधिकार न छोड़ना। कुंवारी ननद वैसे ही जी का जंजाल होती हैं। आरती को न तो अपने अधिकार पाने के लिए लड़ना पड़ा, और न ही उसे लगा कि रिया निरंकुशता के साथ शासन करना चाहती है। हनीमून से जब वे लौट कर आए थे और सहमे कदमों से जब आरती ने रसोई में कदम रखा, तो घर की चाबियों का गुच्छा उसे थमाते हुए रिया ने कहा था, भाभी संभालो अपना घर, बहुत निभा ली मैंने जिम्मेदारियां, थोड़ा मैं भी जी लूं। समर को पापा को जैसे चाहो संभालो, पर मुझे मुक्ति दे दो। आपकी सहायता करने को मैं हमेशा तत्पर रहूंगी।
ऐसे टिप्स भी दूंगी जिनसे आप इन दोनों के बीच पिता पुत्र से निपट भी लोगी। बचपन से बड़े पैतरे अपनाने पड़े हैं जो सब दिमाग में रजिस्टर हो चुके हैं, सब आपको दे दूंगी ताकि मेरा दिमाग खाली हो जाए और उसमें कुछ नई और फ्रेश चीजें भरें। मुस्कुराते हुए जिस अंदाज से रिया ने कहा था उससे आरती को हंसी आ गई थी। वहीं सारा भय भी दूर हो गया था। नाहक ही कुंवारी नंदों को बदनाम किया जाता है, उनसे अच्छी सहेली और कौन हो सकती है ससुराल में। उसके बाद रिया ने जैसे एक बैक सीट ले ली थी और आरती ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया था। पापा को आरती को दिल से स्वीकारने और बेटी जैसा सम्मान व स्नेह मिलने के लिए रिया को यही सही लगा था कि वह एक दूरी बना ले। इससे रिया पर पापा की निर्भरता कम होगी, साथ ही आरती को वो समझ पाएंगे और समर को भी कुछ नहीं होगा तो खुद ही बातचीत शुरू करना होगा उन दोनों को। भाभी, आप उन दोनों के बीच सेतु बनने की गलती मत करना। आपको बहुत कुछ नज़रअंदाज करना होगा। बेशक इन लोगों को लगे कि आप उनकी उपेक्षा कर रही हैं, रिया ने कहा था तो आरती ने उसका माथा चूम लिया था। 2-3 साल ही छोटी है उससे, पर एक ठोस कदम उसे भी चाहिए होता ही होगा। लाओ तुम्हारे बालों में तेल लगा देती हूँ, आरती ने कहा तो रिया झट से अपने लंबे बालों को खोलकर फर्श पर बैठ गई थी। कोई चंपी करे तो कितना अच्छा लगता है। तब आरती ने उसे अपनी गोद में लिटा लिया था। भाभी, लगता है मानो माँ की गोद में लेटी हूँ। तरस गई थी इस लाड के लिए। लोगों को लगता है कि घर की सत्ता मेरे हाथ में है, इसलिए मैं खुशनसीब हूँ कि किसी की हिम्मत नहीं कि रोके टोके। पर उन्हें कौन समझाए कि रोकना टोकना, प्रतिबंध लगाना या डांट सुनना कितना अच्छा लगता है। तब यह नहीं लगता कि हम किसी जिम्मेदारी के नीचे दबे हैं। दूरियां कभी कभी कितनी अच्छी हो सकती हैं। आरती को एहसास हो रहा था रिया के जाने के बाद उसे बहुत दिक्कतें आएंगी। पिता पुत्र के बीच अक्सर छाया रहने वाला मौन और बात बात पर पापा का उससे अपमानित करना, उसकी गलतियां निकालना और विजातीय होने के कारण उसकी सही बात को भी गलत ठहराना। आरती ने भी ठान लिया था कि वह कभी पापा की बात को नहीं काटेगी। अपमान का घूंट पीना उसके लिए कोई आसान नहीं था, पर समर और रिया के सहयोग से उसने धैर्य की कुछ घूंटी यहाँ पी ली थी और कुछ वह अपने साथ सहनशीलता को एक तरह से दहेज में ले कर आई थी। माँ ने यह पाठ बचपन से ही पढ़ाया था, क्योंकि वह इतना तो जानती थी कि चाहे आप कितना ही क्यों ना पढ़ लिख जाएं, कितने ही पुरुषों से आगे क्यों ना निकल जाएं, सहनशीलता की आवश्यकता हर मोड़ पर पड़ती है गृहस्थी चलाने के लिए। शायद इसे वह परंपरा ही मानती थी। वह चुपचाप पापा के सारे काम करती, समय पर उनको खाना देती, दवा देती और सुबह शाम सैर करने के लिए जिद करके भेजती। वह कुछ अलग नहीं कर रही थी। ऐसा तो वह अपने मायके में भी करती थी, केवल रिश्ते का नाम यहाँ अलग था, पर रिश्ता तो वही था। पिता का उससे गलतियाँ होती ही थी, स्वाभाविक ही है। तो क्या हुआ, रिया कहती, ज़्यादा मत सोचो भाभी, कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं अपनी जिम्मेदारी से भागूंगी नहीं। यह मत सोचना कि मैंने अपनी आज़ादी पाने के लिए यह कदम उठाया। मैं तो केवल आपको उस घर में आपका अधिकार दिलाना चाहती हूँ। पापा को थोड़ा सक्रिय भी होना पड़ेगा, वरना जंग लग जाएगी उनके शरीर में और फिर मन में असहाय और अकेले होने की भावना से खुद को ही आहत करते रहेंगे और दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे। हर काम के लिए उन्हें मन की उदासी से निकल कर पहले खुद के लिए और फिर दूसरों के लिए जीना सीखना होगा। अपने को दोष मान कर और आत्म प्रताड़ना और स्वयं पर दया करते रहना उनका स्वभाव सा बन गया है। हम केवल मदद कर सकते हैं, पर निकलना उन्हें खुद ही होगा। फिर चाहे उन्हें कुछ
झटके ही क्यों न देने पड़े। आसान नहीं है, पर भाभी अब तो मुझे भी वह फ़ोन पर बहुत कुछ सुना देते हैं, मज़ा आता है। कम से कम मुझे अपने स्तर पे ला रहे हैं। अब थोड़ी कम थकान महसूस करती हूँ, पर आपको थकाने के लिए सॉरी। चलो भैया से थकान उतरवा लेना, हंसकर बोली और वह जोर से हंसी तो आरती के चेहरे पर लाली सा छा गई थी। जब रोज एक ही स्थिति से गुजरना पड़े तो वह आदत बन जाती है और फिर खलता नहीं है। रमाशंकर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। देख रहे थे कि बेटा बहू उनका कितना ध्यान रखते हैं, तो बेटे के साथ बातचीत शुरू हो गया था, क्योंकि आरती ने सेतु बनने से साफ मना कर दिया था। फिर नाराजगी करे तो भी किस बात पर, कब तक बेवजह नुक्स निकालते रहेंगे। जब वह पार्क में सैर करने जाते हैं तो देखते सुनते तो हैं कि बूढ़े माँ बाप के साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। बेटा बहू कुछ तो खाने के लिए तरसते रहते हैं, ना समय पर खाना मिलता ना दवा, और पैसे के लिए भी हाथ फैलाते रहो। महानगरों में जीवन की त्रासदी से अवगत हैं। वह भाग्यशाली हैं कि उनकी दशा सुखद है। पेंशन का पैसा बैंक में ही पड़ा रहता है, जब जो चाहे खरीद लेते हैं, खर्च कर लेते हैं। समर तो एक बार कहने पर ही सारी चीजें जुटा देता है। रिया नहीं है, तब भी जिंदगी मजे से कट रही है। रमाशंकर जी जब आत्ममंथन करने लगते हैं तो दिमाग में लगे जाले साफ होने लगते हैं। पिता पुत्र के बीच खिंची दीवार धीरे धीरे कम होने लगी थी। बहू बेटी नहीं बन सकती, यह मानने वाले रमाशंकर उसे बहू का दर्जा देने लगे थे। उसके विजाती होने के बावजूद रिया ने अपनी जो दूरियां बनाई थी, वे आरती को, समर को उनके पास ला रही थी। रिया रमाशंकर ने जैसे ही आवाज लगाई तो उसे गले में ही रोक लिया, कमरे के भीतर ही सिमट गया। रिया का नाम आरती, मैं आज शाम को खिचड़ी ही खाऊंगा, साथ में सूप बना देना। अगर दिक्कत ना हो तो रसोई के दरवाजे पर खड़े रमाशंकर ने धीमे स्वर में कहा। आवाज में झिझक थी, उनके स्वर में भी झिझक थी। समझती है आरती, अपने मन से सोचती है, वक्त लगेगा दूरियां खत्म होने में, एक एक कदम ही सही, पर शुरुआत तो हो गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। वह इंतजार करेगी जब पापा उसे बहू नहीं बेटी समझेंगे। रिया भी तो कब से उस दिन का इंतजार कर रही है। वह जानबूझकर आती नहीं है मिलने के लिए भी, क्योंकि कहीं पापा उसे देख फिर आरती के प्रति कठोर न हो जाएं। बहुत ग्लानि होती है। कई बार भाभी, मेरी वजह से आपको इतना सब झेलना पड़ रहा है, रिया ने कहा। जब कल आरती भाभी से फोन पर बात हुई थी, गिल्टी फीलिंग से बाहर निकलो रिया, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ थोड़े दिनों के लिए, समर भी मिस कर रहे हैं तुम्हें। आरती ने सोचा कल ही रिया को फोन करके कहेगी कि उसे आ जाना चाहिए मिलने। बेटी है वह इस घर की। आरती को अधिकार दिलाने के चक्कर में अपना हक और अपने हिस्से के प्यार को क्यों छोड़ रही है। वह तो कितना तड़प रही है सबसे मिलने के लिए। फोन पर चाहे जितनी बात कर लो, पर आमने सामने बैठकर बात करने का मजा ही कुछ और होता है। सारी भावनाएं चेहरे पर दिखती है। तब आरती कहती है, अरे पापा बिल्कुल बन जाएगा, मैं भी आज खिचड़ी ही खाऊंगा और साथ में सूप। वाह मजा आ जाएगा। समर उनके साथ आकर खड़ा हो गया। दोनों साथ साथ खड़े थे। अपनेपन की एक सौंधी खुशबू खिचड़ी के लिए बनाए तड़के के साथ उठी और आरती को लगा जैसे आज देहरी पार कर उसने सचमुच अपने घर में प्रवेश किया हो। आज ऐसा लगा कि अपनेपन की सौंधी खुशबू आ गई जिसे आरती को इंतजार था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए जीवन का सफ़र चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।